हेलो गाइस, वेलकम टू चैटजीज यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले फोर्स एंड प्रेशर का वीडियो आपने देखा होगा। तो फोर्स एंड प्रेशर के वीडियो में हमने ये सीखा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स? अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स वो तरह का फोर्स जो तब एक्ट करता होगा जब बॉडीज क्या होती है, जब कोई भी दो बॉडीज क्या हो रही होगी, कॉन्टैक्ट में होंगी। इसमें बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए? इंटरैक्शन जरूरी होना चाहिए, इंटरैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दो बॉडी जिनके बीच में इंटरैक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं भाई। तो ये क्या है, फ्रिक्शन भी क्या एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ये एक तरह का ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जो किसी भी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब ये क्या है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए इस रस्सी से खींच रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से आप एक रस्सी से खींच रहे हो, तो आप जब इस रस्सी से खींच रहे होते तब एक, जब मान लीजिए आपने थोड़ी दूर खींचा और उसके बाद उसको छोड़ दिया, या फिर मान लीजिए आपने एक ब्लॉक को ऐसा ही एक ब्लॉक लिया, उसको क्या किया, थोड़ा धक्का दिया, वो क्या हुआ, थोड़ी दूर गया और उसके बाद वहां पे जाके रुक गया। यानी यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और यहाँ बी पर जाके क्या हो गया, रुक गया। ये ए से स्टार्ट होके बी पर क्यों रुक जा रहा है, ये कंटिन्यूसली क्यों नहीं चलता जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो सरफेस है, जो आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड सरफेस है, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। क्या होता है भाई, फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो ये कब एक्ट करता है? व्हेन द बॉडीज आर इन कांटेक्ट। और ये क्या करेगा, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये किसको अपोज करता है भाई? रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर हो रहा होगा? अब फ्रिक्शन आपने डेली लाइफ में देखा होगा। क्या देखा होगा? जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉल है, जैसे कि यहाँ पर एक फुटबॉल, ये एक सरफेस है, आपने फुटबॉल को किक करा होगा या फुटबॉल को ऐसे ही बस किक करा होगा, तो आफ्टर सम टाइम वो मान लीजिए यहाँ तक गया, जाते 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 वो इस जगह पे रुक गया। तो ऐसा हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगाया और जिससे ये जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन। जैसे जो भी आपका मोशन का डायरेक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे चल रहा हूँगा तो मेरे पैरों पर फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी। किधर लग रही होगी? पीछे लग रही होगी। अगर ये बॉल आगे बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रही है? पीछे लग रही है। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज इन ऑपोजिट ऑफ रिलेटिव मोशन, opposite of direction of relative motion will be better, opposite of direction of रिलेटिव मोशन, आरएम लिख देते हैं शॉर्ट में। तो रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है। रिलेटिव मोशन जिधर होगा उसके दूसरी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको फ्रिक्शन क्या होता है? आपको समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक ये है कि फ्रिक्शन होता क्यों है। अगला टॉपिक ये है कि व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन। क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग क्यों रहा है? फ्रिक्शन क्यों लग रहा है भाई, और हर बार क्यों लग रहा है? कभी रुक भी जाए तो देखिए होता क्या है। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था, ये दो जैसे सरफेसेस है, एक ब्लॉक है, ये उसका एक सरफेस, ब्लॉक का सरफेस होगा इस, मतलब जमीन पर रखा हुआ, इसको हम लोग, अगर आप इसको माइक्रो लेवल पर देखोगे, अगर आप इसको बहुत छोटे लेवल पे देखोगे, माइक्रो लेवल मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे देखना, तो जब आप बहुत ही छोटे लेवल पे देख रहे होगे तो यहाँ पे ये जो सरफेस है नीचे वाला, ये सरफेस नीचे वाला, और ये मान लीजिए ब्लॉक का सरफेस रेड कलर से, ठीक है, ये ब्लॉक का सरफेस और ये सरफेस का सरफेस, ठीक है, ग्राउंड का सरफेस, ये सरफेस का सरफेस। तो ब्लॉक का सरफेस और सरफेस के सरफेस में आप ये देखोगे बहुत छोटे छोटे क्या है, इरेगुलरिटीज है। क्या है यहाँ पे? इरेगुलरिटीज। और एक चीज जान लीजिए, इस यूनिवर्स में कोई भी 100% स्मूथ सरफेस है ही नहीं। कोई भी सरफेस 100% स्मूथ हम नहीं कह सकते। हर सरफेस में बहुत ही छोटे लेवल पे भी इरेगुलरिटीज होंगी तो होंगी। तो इसमें भी क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। अब ये जैसे इरेगुलरिटीज यहाँ पर है और यहाँ पर है इरेगुलरिटीज, तो ये जब कॉन्टैक्ट में होते तब क्या हो जाता है, इंटरलॉक्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा हाथ है और यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा दूसरा हाथ है, तो जैसे ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस, ये क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया। तो जब ये इंटरलॉक हो जाता है तब ज्यादा मुझे को फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये निकले। तो इसी में क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है,
तो इसी कारण से फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज के कारण। व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन का पहला कारण क्या है भाई कि इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। लिख लीजिए इसको, लिखिए इसको, इट इज व्हाट irregularities between the surface of contact, यानी जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनके कारण होता है। दूसरा रफनेस ऑफ द सरफेस, क्या है भाई, रफनेस ऑफ द सरफेस। अब जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज, वो भी कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी से ही रिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज उतना स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग, और जितना स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। तो जैसे रफनेस ऑफ द सरफेस इज इंक्रीज इफ द रफनेस ऑफ द सरफेस अगर बढ़ता है, अगर मान लीजिए आप एरो से डिनोट कर, अगर ये बढ़ता है तो फ्रिक्शन भी क्या हो रहा होगा, बढ़ जाएगा। अगर रफनेस कम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा, खत्म नहीं होगा। फ्रिक्शन एकदम जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया कोई भी सरफेस चाहे वो कितना भी स्मूथ हो, चाहे ये बोर्ड भी आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो ये बोर्ड भी अगर स्मूथ है तो ये इसमें हम लोग लिख के कैसे पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन लग रही है। इसीलिए क्या होता है, रफनेस अगर बढ़ेगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए इस बात को तो आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं कि फ्रिक्शन के फैक्टर्स क्या क्या है, यानी फ्रिक्शन कब घटेगा या कब बढ़ेगा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, चलिए जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा है तो ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा होगा। पहला चीज नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक सरफेस है उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये दूसरा सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस ए है, मान लीजिए ये बी है। अब मान लीजिए यहाँ पर इनके बीच में मान लीजिए 10 कॉन्टैक्ट है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी 10 जगह से ये कॉन्टैक्ट में होगा, 10 जगह से इंटरलॉक हो रहा होगा। इस दूसरे वाले में मान लीजिए यही चीज़ क्या है, 8 है, क्या है, 8, यहाँ पे इस क्या है, 8 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्या है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट NOC, या फिर यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट NOC। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं, 8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं, 8 है। अब हम लोग जानते हैं 10 बड़ा होता है 8 से, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ क्या है, ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो चलिए पहला टॉपिक जो समझ लिया कि पहला फैक्टर क्या है कि ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ रहे होगे। दूसरा चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए उन्हीं दोनों सरफेस की बात करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे वही, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सेम कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर भी 10 कॉन्टैक्ट, यहाँ पर भी 10 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ दोनों पर क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अगर दोनों पर सेम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे 10 न्यूटन के फोर्स से दबा कर रखा और यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 न्यूटन के फोर्स पर दबा कर रखा, तो फ्रिक्शन कहाँ ज़्यादा होगा, इस वाले में ज़्यादा होगा, इस वाले में ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रेस कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे भाई, जितनी ज़्यादा फोर्स से आप प्रेस कर रहे हो, जितना ज़्यादा फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे होगे प्रेस करने में, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरी चीज़ भी लिख लीजिए, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फोर्स बाय प्रेसिंग। अब जितना ज़्यादा प्रेस कर रहे हो, जितना ज़्यादा फोर्स आप प्रेस करने में लगा रहे होगे, तब उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। चीज़ क्लियर हो रही होगी। और तीसरा है हमारा नेचर ऑफ द सरफेस, क्या है हमारा, नेचर ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस का नेचर कैसा है। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है, अगर सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फ्रिक्शन को, आप जाओगे सीनियर क्लासेस में तो पढ़ोगे स्मॉल एफ से फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना कम रफ सरफेस
रफ सरफेस क्या हो गया, कम हो गया, बहुत कम रफ हुआ। अगर सरफेस बहुत कम रफ हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगेगा, बट लगेगा। बट क्या है भाई कि लगना तो जरूरी है, भले ज्यादा लगे भले कम लगे, बट लगना जरूरी है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है भाई, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के आपके बुक्स में रोलिंग फ्रिक्शन दिया होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिया होगा, और भी फ्रिक्शन दिए होंगे, ठीक है। तो मेजर जो टाइप्स होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक पहला, और दूसरा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। या तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या तो फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक होगा। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो तब लग रहा होता है जब कोई बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लग रहा होता है जब कोई बॉडी क्या होता है, मोशन में होता है। ये क्या है, जब बॉडी रेस्ट पर है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जब बॉडी मोशन में होता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसी काइनेटिक फ्रिक्शन के एग्जाम को ही हम लोग पढ़ते हैं एज अ नेम ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के तौर पे भी पढ़ते हैं, इसी को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के तौर पे भी पढ़ते हैं, और इसी को हम लोग एज अ फ्लूइड फ्रिक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन में भी यही चीज पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हर उस जगह लग रहा होगा जहां पर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब कोई बॉडी रेस्ट पे रहता है उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एट काइंड ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन दैट acts on a body when it is at rest। जब कोई बॉडी क्या होती है, रेस्ट पर होती है, तब वहां पर क्या लग रहा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। इसी स्टैटिक फ्रिक्शन में एक टर्म आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसी स्टैटिक फ्रिक्शन में एक वर्ड आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। CBSE 8 में तो नहीं दिया हो, बट मैं चाहता हूँ ये आप जरूर जानें लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। तो कभी भी एक ऐसा टाइम हुआ होगा जब आपको एक भारी ऑब्जेक्ट को क्या करने को कहा गया होगा, पुश करने को कहा गया होगा। कभी ना आपने कोई भारी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया होगा या उसे खींचा होगा। क्या किया होगा भाई, या तो आपने कोई भारी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया होगा या तो आपने खींचा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आप इस भारी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इस भारी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे होते हैं। आप मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नहीं गया। मान लीजिए आपने फोर्स को और बढ़ाया, आपने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। 10 के बाद कितना लगाया, 12 न्यूटन का। अब 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है। फिर आपने इस फोर्स लगाया 13 न्यूटन, 1 न्यूटन और बढ़ा, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। तब फिर एट द एंड आपने लगाया 15 न्यूटन का फोर्स। कितना लगाया, 15 न्यूटन। जब आपने 15 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट हुआ, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कुछ इसी तरह का है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन अमाउंट ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है जानते हैं। तो अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कि अगर आप उतना फोर्स लगाओगे, क्या आप उतने फोर्स या उससे ज्यादा फोर्स लगाओ तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टार्ट होता है। लिमिटिंग वैल्यू, सिंपल भाषा में बात करते हैं, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है कि अगर आप इतने से कम फोर्स लगाओगे तब ये मूव नहीं करता, क्योंकि जो फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन ही जब इतने का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं, वही अगर 15 न्यूटन का है तो आप कम फोर्स लगाओगे तो मूव कैसे करेगा। आप इधर मूव कराना चाह रहे हो, कितना आप इधर मूव कराना चाह रहे हो, लेकिन इस तरफ ऑलरेडी 15 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी है, ग्राउंड दिया हुआ है कि भाई 15 न्यूटन चाहिए, तो आपको उससे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। 15 न्यूटन के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी अगर आप अप्लाई करोगे तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट
मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से पढ़ते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरह की, इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, अ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम frictional force that leads to the motion of any body। किसी बॉडी को अगर मेरे को मोशन में लाना तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स 15 न्यूटन मेरे को अप्लाई करना होगा, तब जाके वो क्या होगा, मूव कर रहा होगा। सिंपल सा बात है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझ गए, स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ गए। अब चलिए बढ़ते काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ, जो हमारा दूसरा टाइप है। मेजर टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है भाई? एक फ्रिक्शन का एक टाइप है दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी। वो किसी बॉडी में एक्ट करेगा भाई, करेगा व्हेन द बॉडी, जब कोई बॉडी किस में होगी? मोशन में होगी, इज इन मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में हो रही होगी तब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। जैसे कार चल रही होती है रोड पे, तब उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। कार के चलने में, साइकिल के चलने में, हम खुद जब चलते हैं तब भी उसमें क्या कर रहा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन मेजरली दो ही तरीके से एक्ट करता है। या तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका, या तो काइनेटिक फ्रिक्शन एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और या तो काइनेटिक फ्रिक्शन एज अ रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो चलिए समझते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब दो सरफेसेस, जैसे दो बॉडीज होंगी, यानी दो बॉडीज के बीच में क्या होगा? स्लाइडिंग हो रही होगी। जब कोई दो बॉडीज के बीच में क्या हो रही थी? स्लाइडिंग हो रही होती, तब जो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, मान लीजिए आपने इसे धक्का दिया, ये यहाँ तक जाने के बाद क्या हो गया? रुक गया। तो इस तरफ क्या हो रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस तरफ क्या हो रहा होगा? ये फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। आपका ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता है, अपोज किधर कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट जाना चाहता है उसके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, हम लोग जानते हैं। तो इस टाइप पे कौन सा फोर्स लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा होगा। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। आपने आजकल ट्रॉलीज देखे होंगे, पुराने जमाने में ट्रॉलीज नहीं होती थी, क्या होती थी? सूटकेसेस होते थे, लोग ऐसे उठा के जा रहे हैं, बड़ा भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही भारी होता था, तो उसको फिर लोग घिस कर ले जाते थे। ऐसे मान लीजिए उसको ऐसे बस घिस के ले जा रहे हैं, ट्रॉलीज का चलन तो था नहीं, तो ऐसे ही बस घिस के ले जा रहे हैं, वो खराब भी हो रहे हैं, वेयर एंड टेयर हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो खराब भी हो जाते। तो उसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने क्या करा, एक सूटकेस ही बनाया और उसके नीचे दो पहिए लगा दिए। सूटकेस बना, उसके नीचे क्या लगा दिए? दो पहिए लगा दिए। अब इसे आप खींच के ले जाओ, इसे आप खींच के ले जाओ। अब देखिए, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा था? जब कोई बॉडी क्या कर रहा होता है? रोल कर रहा होता है। क्या होता है? रोल कर रहा होता है। जस्ट लाइक ट्रॉलीज में जो होता है, जस्ट लाइक अ ट्रॉली जो रोल कर रहा होता है, और लाइक अ कार भी क्या होता है? कार के व्हील्स भी क्या होते हैं? रोल कर रहे होते हैं। फिर साइकिल भी क्या कर रहा होता है? साइकिल के व्हील्स भी घूम रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं। बाइक्स में भी यही चीज़ है, रेलवेज, ट्रेन में भी यही चीज़ है, ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करते हुए मोशन करे तब उसे क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि मान लीजिए एक फुटबॉल रोल कर रहा है, एज लाइक फुटबॉल रोल्स ऑन ग्राउंड। तो फुटबॉल रोल कर रहा होता है ग्राउंड पर, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, लिखिए, अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन दैट acts on a body
when it slides over it। जब ये क्या कर रहा होता है, उसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी a kind of friction which acts when a object or a body or object rolls on a surface। जब किसी सरफेस पे क्या हो रहा होगा, रोल कर रहा होगा, तब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा होगा, तब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। जान गए हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा फ्रिक्शन टाइप है उसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्लूइड फ्रिक्शन। चलिए जानते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब जैसे कभी आपने स्विमिंग की होगी तालाब में, नदी में, नाले में, कुएं में, नाले में नहीं, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्लूइड, सबसे पहले फ्लूइड फ्रिक्शन जानने से पहले ये तो जान लो फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड होता है आपके जितने भी गैसेस होंगे, क्या होंगे, जितने भी गैसेस और जितने भी लिक्विड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स कंबाइंड टू कॉल्ड एज फ्लूइड्स। गैसेज एंड लिक्विड्स को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं भाई, फ्लूइड्स कह रहे होते हैं। गैसेज लिक्विड्स को क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी गैसेज होंगे या जितने भी लिक्विड, अब सबसे कॉमन लिक्विड हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर। हम लोग पानी में क्या करते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं। क्या करते हैं भाई, स्विमिंग। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पानी है, ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक, स्विमिंग पूल। तो जैसे ही स्विमिंग पूल है, इसमें आप जैसे कूदे, आप स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करते हुए। बट आपने देखा हो जब भी आप स्विम करने की कोशिश कर रहे होते तो आप आगे बढ़ने से ज़्यादा आप पीछे आ रहे होते। आप आगे भी बढ़ रहे होते बट एक काइंड ऑफ फोर्स आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपको वो पीछे धकेल रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी क्या है, अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। अब देखिए जो पानी में भी डिफरेंट लेयर्स होंगे, मान लीजिए ये वाटर की क्या है, डिफरेंट लेयर्स हो। तो इन लेयर्स के बीच में जब आप जा रहे होते हो तो ये लेयर्स क्या करते हैं, आपके मोशन को अपोज कर रहे होते हैं। तो हम लोग उतनी तेज स्विम नहीं कर सकते जितनी तेज क्या करती है एक मछली स्विम करती है। जैसे मान लीजिए एक मछली है, मछली का शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप। अब ये स्ट्रीमलाइन शेप, मछली जैसा शेप जिसे हम बोलते हैं, तो बोट्स भी क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप की बनाई जाती है। बोट हो गए, शिप्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप की बनाई जाती है। क्यों, सो दैट ये फ्लूइंग फ्रिक्शन को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स ऑफ वाटर को आप क्रॉस कर रहे होते हो। तो अब जब आप क्रॉस कर रहे होते हो तो इसमें क्या होता है, आपका कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। इन लेयर्स के साथ आप इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें, मान लीजिए 3 लेयर्स के साथ आप कॉन्टैक्ट में, बट अगर इन्हीं लेयर्स के बीच में से, अगर हम इन्हीं लेयर्स के बीच में से अगर एक मछली को देखें कि मछली किस तरह से मूव, तो मछली का आगे का पॉइंट कैसा होता है, एकदम पतला, और पीछे से, और फिर वो बीच से बढ़ता हुआ जाता है और फिर पीछे से फिर से वैसा पतला हो जाता है। तो इसी को हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप। अभी स्ट्रीमलाइन शेप में क्या करेगा, वो लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है नहीं, तो यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे, तो फ्लूइड फ्रिक्शन कब कम होता है, जब कॉन्टैक्ट, लेयर्स के बीच में कॉन्टैक्ट कम होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कब बढ़ जाता है, जब लेयर्स के बीच में कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एक बोला करते थे हमारे से। तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को जानते हैं, तो साथ साथ यहीं पर लिख लेते हैं। यहाँ पर एडवांटेजेस को लिखते हैं और यहाँ पर
डिसएडवांटेजेस को लिखते हैं। तो अब देखिए इसका तो मेजर एडवांटेज है आपको चलने में। आप अगर पेपर पेन से कहीं लिख रहे हो, अगर आप पेन से एक पेपर पे लिख रहे हो, तब भी क्या हो रहा होता है, ये फ्रिक्शन लग रहा होता है। जब आप चल रहे होते तो ये फ्रिक्शन आपको चलने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे एक आइस, मान लीजिए बर्फ की लेयर है, उस पर आपको चलना है, उस पर क्या करना है, आपको चलना है, तो आप वहाँ पे चल पाओगे? आप बार बार फिसल जाओगे, आप बार बार फिसल जाओगे, क्योंकि वहाँ पर क्या वो सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अब वही अगर आप रोड पे चल रहे होते हो तो आप इजीली चल पाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा होता है, ज़्यादा लग रहा होता है, इसलिए आप रोड पे चल लेते हो। और आइस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा होता है, इसलिए आप रोड पर नहीं चल पाते। तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी भी है हमें चलने के लिए। इट इज़ नेसेसरी, लिखिए, इट इज़ नेसेसरी वाइल नहीं, फोर विल बी बेस्ट। इट इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग ऑन रोड्स, या सिंपली आप जहां पर भी चल रहे हो वहां पर चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। अब जैसे कि आपने बदमाशी की होगी, आपने देखा है अरे ये लड़का आ रहा है, काम करते कि केले का छिलका रख देता है, रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ है, लड़का आया दौड़ते दौड़ते केले के छिलके पे पैर रखा, लड़का वहीं गिर गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए ये अगर सरफेस है, यहाँ पर आपने मान लीजिए ये केले का छिलका रखा है, ये लड़का है, अब ये जैसे इसका पैर इस पर आएगा, ये क्या हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा, यहीं पर ऐसे गिर जाएगा। देखो गिर गया, देखो गिर गया बेचारा, गिरा दिया आप लोगों ने गिरा दिया केले का छिलका फेंक के। तो केले का छिलका फेंक कर क्या करते हैं हम लोग, लड़के को गिरा देते हैं। हम लोग बदमाशी करते थे बचपन में, जैसे ही वो आ रहा है, अरे तुम्हें पता है उसने कल मेरे साथ क्या किया, उसने मेरी पेंसिल छीन ली, आज उसको केले के छिलके से गिरा देते। केले के छिलके से एक छात्र की मौत। तो चलिए, तो केले के छिलके से हमने इसने तो गिरा दिया, तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो केले का छिलका पे जैसे पैर रखता है, तो केले का जो छिलका होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो क्या हो गया, तो हमें चलने में दिक्कत हो गया, हम लोग क्या होंगे, वहीं पर गिर जाएंगे। तो ये लड़का भी क्या हुआ, वहीं पर गिर गया, ठीक है, फिर इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये चलने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस एक एक करके जानेंगे। एक एडवांटेजेस जान लिया, अब एक डिसएडवांटेजेस को भी जान लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कोई भी चीज़ को, ऑर्डिनरी यूज को हम लोग बोलते हैं वियर एंड टीयर, क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर। तो वियर एंड टीयर के कारण आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी आर्टिकल है, जो भी सामान है, आर्टिकल्स में बेसिकली लाइक टायर्स क्या होते हैं, टायर्स वियर एंड टीयर पर वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे कि टायर्स में क्या हो, टायर का आप रेगुलरली यूज करते रहो। अब जैसे टायर है उसको वो बाइक में लगे, बाइक चल रही है, तो जनरल यूज में भी टायर क्या हो रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। तो वियर एंड टीयर के कारण ऑब्जेक्ट या आर्टिकल, जैसे जो हमारा एग्जाम्पल के लिए टायर्स, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्या होते हैं, डैमेज करते हैं। तो फ्रिक्शन वहां पर क्या होता है, टायर्स को डैमेज कर रहा होता है। आपने ब्रेक लगाया, टायर स्लिप हुआ, कुछ टायर थोड़ी सी घिस गए, फिर आपने और ब्रेक लगाया होगा, आगे स्टंट लगाए होंगे, तब टायर और क्या हो रहा होगा, घिस रहा होगा। तो वियर एंड टीयर के कारण जो डैमेज क्रिएट होता है वो क्या होता है, एक तरह का डिसएडवांटेजेस है। बट ये वियर एंड टीयर जरूरी भी है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो जितने भी व्हीकल्स हैं वो चलेंगे ही नहीं। तो व्हीकल्स के चलने के लिए भी क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। इट इज नेसेसरी। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेजेस, इसके लिए एडवांटेज है कि इट इज नेसेसरी फॉर मूविंग ऑफ व्हीकल। कोई भी व्हीकल चल रहा है तो उसके मूवमेंट के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, फ्रिक्शन चाहिए होता है। अब जैसे कि ये टायर है, इधर एक्सीलरेट कर रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ये इधर फ्रिक्शन नहीं लगता, टायर एक ही जगह घूम रहा है, पता चलता टायर एक ही जगह घूम रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रही है गाड़ी। तो फ्रिक्शन लगना भी क्या है, जरूरी भी है। तो नेसेसरी वाइल मूविंग अ व्हीकल। ठीक है, समझ आ रहा होगा। और देखिए इसके अब एक और डिसएडवांटेज, जैसे कि कोई मान लीजिए मैकेनिकल डिवाइस है, क्या है, कोई मैकेनिकल डिवाइस है, जस्ट लाइक जनरेटर ले लेते पुराने ज़माने, पहले वाले डीजल वाले जो जनरेटर होते थे, तो जनरेटर्स हो गए या फिर मोटर्स हो गए। तो जनरेटर और मोटर जब घूम रहे होते हैं, या मोटर सिंपली, जब मोटर पे बात करते हैं, तो मोटर जब घूमता है तो आफ्टर सम टाइम आप देखते होगे वो क्या करता है, गर्म कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, गर्म कर देता है। तो वो गर्म क्यों कर रहा होता है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण।
फ्रिक्शन क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, गर्म करता है। तो मैकेनिकल डिवाइसेस है उसमें लाइक मोटर्स और जनरेटर्स में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और ये जो हीट प्रोड्यूस होगा इसका हमें कोई काम भी नहीं है, तो काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो नहीं बोलना चाहिए, बट क्या है, हीट रिलीज कर देता है, ये आपको हीट प्रोड्यूस करके हीट एनर्जी बना देता है। क्या करता है, हीट एनर्जी बनाता है, जो कि क्या है, जिसका हमें कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, निकम्मा है, सिंपल सा बात। तो उसका हमें कोई काम ही नहीं है। तो मैकेनिकल डिवाइसेस के यूज, रेगुलर यूज के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसका हमें कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन हमारे लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज है। और ये जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, मान लीजिए अगर कोई डिवाइस है, फ्रिक्शन के कारण उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जनरेट हो जाता है, तब वो डिवाइस क्या हो जाएगा, खराब भी हो सकता है ना, वो डिवाइस फिर खराब भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए एडवांटेजेस को जान लिया, डिसएडवांटेजेस को जान लिया, दो जाने, और भी जानते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, और नेक्स्ट एडवांटेजेस जो है हमारा, वो है टू ग्रिप एन ऑब्जेक्ट, टू ग्रिप एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना पड़े, फॉर एग्जाम्पल आपको उसको पकड़ के होल्ड करके, या मान लीजिए आपने अगर टिफिन खोला होगा, पहले के टाइम स्टील के जो टिफिन आते थे उसको खोलने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा ताकत भी लगता था। तो अगर आपका ग्रिप अच्छा नहीं होगा, फ्रिक्शन अच्छे से आप लगाओगे नहीं, तो वो खुलेगा भी नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। मेरे को कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के उठाना है तो मेरी ग्रिपिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए हमारे हाथों में क्या होती है, ये लकीरें होती है। ये बाबा के पास मत जाना, वो बोलेंगे भाई देखो इधर से तुम्हारी आयु बताऊंगा, इधर से तुम्हारी विद्या बताऊंगा, ये सब कुछ नहीं होता। साइंस पे बिलीव करिए। तो ग्रिप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर ग्रिप करना होता है तब क्या यूज होता है, फ्रिक्शन यूज होता है। ये मुझे नहीं पता ये किसके लिए दी गई है रेखाएं, बट ये साइंस ये कहते हैं ग्रिप के लिए दी गई है। भले इसमें आपकी आयु पता चल जाए हाथों को देखकर, वो अलग बात है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी होती है, ठीक है, समझ गए। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है भाई, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर फ्रिक्शन लगता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर फ्रिक्शन लगेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 इफेक्ट, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा भाई। अब ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन से, किसी भी ऑब्जेक्ट को यह क्या कर सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है। क्या कर सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है। दूसरा, जैसे टायर के केस में बताया था, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, ठीक है। तो टायर्स के वियर एंड टियर्स में भी ये काम कर रहा होगा, यानी टायर रेगुलर यूज के बाद वो खराब हो जा रहे होंगे, फट जा रहे होंगे, सिंपल सी बात है। नंबर 3, और जानते हैं और क्या क्या हो सकता है। कमेंट्स में भी आप कुछ चीज़ें कमेंट्स में भी बताओ। जैसे कि आपने, अगर मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ाया, आपको कुछ और नया आ रहा, तो आप उस चीज़ को भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सो दैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो वियर एंड टियर हमने जान लिया, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। उसके बाद हीट जनरेशन। अब जैसे कि हम जानते हैं अभी ठंड का टाइम मौसम चल रहा है, इंडिया में भी ठंड का मौसम, तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अपने हाथों को क्या करते हैं, रब करते हैं। आप भी रब करो, रब करके देखो, 2 मिनट रब करो, मैं भी रब करता हूँ, चलिए करते हैं। तो आपने 2 मिनट रब किया, इसके बाद आप अपने चेहरे के पास लेकर जाओगे तो क्या होगा, आपको गर्माहट फील होगी। क्या होगी, आपको अपना हाथ क्या लग रहा हो, गर्म लग रहा हो। ये क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण। ये भी क्यों होता है भाई, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन होता है इसीलिए क्या करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो हम लोग जान गए, हीट प्रोडक्शन, हीट जनरेशन बाय फ्रिक्शन, या फिर आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, सिंपल, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन क्या कर रहा होता है, हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, सिंपल सी बात है भाई। फ्रिक्शन क्या कर रहा है भाई, हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, सिंपल। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, वियर एंड टियर
रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रिक्शन क्या हमारे लिए एडवांटेज है। एक क्वेश्चन आता है, काफी कॉमन क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ, क्वेश्चन क्या था मैं तो भूल गया, हाँ याद है, देखिए क्वेश्चन होता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी, हाँ क्या है भाई, नेसेसरी इविल, यानी नेसेसरी भी है और इविल भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वियर एंड टीयर अगर नहीं होगा टायर्स का, टायर्स अगर नहीं घिस रहे होंगे तो वो चल भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसका एक तो फायदा है कि वो मूवमेंट में काम दे रहा है, लेकिन सेकंड फायदा अगर आप दूसरे सर्कमस्टांसेस से देखोगे कि वियर एंड टीयर के कारण वो टायर्स क्या फट भी जा रहे होते हैं, क्या होते हैं, फट भी जा रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। बट एडवांटेज ये हो गया कि हमारा व्हीकल मूव कर रहा, हमारा व्हीकल मूव कर रहा होता है फ्रिक्शन के कारण, बस फ्रिक्शन के कारण हमारे व्हीकल के टायर्स क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखते हैं। आप पर्सपेक्टिव को अच्छा रखोगे तो आपको अच्छी चीज़ें समझ आएगी, आप पर्सपेक्टिव आप जिस पर्सपेक्टिव से देखो आपको चीज़ें वैसे ही समझ आने वाली, सिंपल सा लॉजिक है। तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल भी है, यानी ये नेसेसरी तब है जब आपको एडवांटेज पहुंचे, जब आपको क्या हो, एडवांटेज पहुंचे, जब आपको फ्रिक्शन का एडवांटेज मिला। और ये इविल कब है, जब आपको इसे डिसएडवांटेज हो, सिंपल सा बात है। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज पे ही ये टॉपिक डिपेंड है। तो अगर कोई पूछे फ्रिक्शन नेसेसरी भी है कुछ कुछ केसेस पे और फ्रिक्शन एविल भी है कुछ कुछ केसेस में, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो है कि हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन। अब मेरे को कोई फ्रिक्शन को अगर मेरे को बढ़ाना हुआ या फिर मेरे को घटाना, तब मैं क्या करूँगा, हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन, ये कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोनों को डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं इंक्रीज कैसे करेंगे, क्या जानते हैं भाई कि इंक्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए अब लिखिए मेरे साथ, वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे। नंबर 1, रफनेस बढ़ाइए, रफनेस सिंपल बाय इंक्रीजिंग रफनेस। अगर आप रफनेस बढ़ाओगे सरफेसेस के बीच में, अगर आप रफनेस को बढ़ाओगे तो आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन भी क्या हो रहा होगा भाई, बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है आप कितना जोर से ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हो, बाय प्रेसिंग द ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन फोर्स इट इंक्रीज इन फ्रिक्शन। इंक्रीज को शॉर्ट में मैंने लिखा है INC और उसके ऊपर इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया था कि अगर आप जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, आप मान लो खींच रहे हो, अब जैसे कि आप मान लो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट ही हुआ था कि आपका छोटा भाई, मान लीजिए छोटा भाई या आपका कोई दोस्त यहाँ पे क्या हो गया, आके बैठ गया। अब आपका दोस्त इस बड़े से टेबल पे या बड़े से ब्लॉक पर आके बैठ गया, तब ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब कोई चीज़ को ऐसे, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट को आप बस ऐसे स्लाइड करा रहे हो और दूसरे केस में आप उसको प्रेस भी कर रहे हो और फिर स्लाइड करा रहे हो, तो ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, जब जिसमें आप प्रेस कर रहे होगे। ठीक है, तो जिसमें आप प्रेस कर रहे हो उसमें फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा होगा। और नंबर 3 है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाते हो, यानी सरफेसेस के बीच में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाते हो, तब भी क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन बढ़ रहा होगा। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने का मतलब सिंपल, ये डायरेक्टली आपका रफनेस से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, कि आप रफनेस ही बढ़ा रहे हो, क्योंकि रफनेस बढ़ेगा तभी तो कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। रफनेस बढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने इंक्रीज करने का तरीका तो बता दिया, अब बताओ कि डिक्रीज कैसे करें। तो वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, चलिए लिखिए मेरे साथ, वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन।
अब फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करेंगे? नंबर 1, पॉलिश करिए। क्या करिए भाई? पॉलिशिंग इज अ गुड मेथड। जैसे कि मान लीजिए आपने साइकिल चलाया होगा, तो साइकिल चलाते होंगे, या पॉलिशिंग या सिंपली ऑयलिंग भी बोल सकते हो। तो साइकिल चलाते तो चेन में क्या होती है, जंग लग जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो दुकान वाले के पास लेकर जाते हैं, या फिर खुद से ही उसमें एक लिक्विड आता है काले कलर का, उसको लगा देते हैं। अब उसको लगा देते तो फिर वो क्या करता है, एक तरह से काइंड ऑफ उसके लिए पॉलिश का वर्क कर गया। अब वो क्या करेगा, स्मूथली मूव कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है भाई? स्मूथली मूव कर रहा होता है। तो बाई पॉलिशिंग द सरफेस, जब आप सरफेस को क्या कर रहे होते हो, पॉलिश कर रहे होते हो, तो बाय पॉलिशिंग द सरफेस इट इंक्रीजेस द स्मूथनेस, इट इंक्रीजेस द स्मूथनेस। वो स्मूथनेस को क्या करता है, बढ़ाता है। अब जैसे स्मूथनेस ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम लगेगा, पर लगेगा ज़रूर। ठीक है, फ्रिक्शन हर जगह लग रहा होगा जहाँ पर भी सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, तो पॉलिशिंग के कारण, पॉलिशिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को घटा सकते हैं, या तो पॉलिशिंग से घटाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा? ठीक है, नंबर 2, अब पॉलिश कर देंगे। दूसरा चीज़ क्या करेंगे, और बताइए, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। सेकंड चीज़ है कि रफनेस को रिड्यूस करना। रफनेस को रिड्यूस करेंगे। रफनेस को रिड्यूस सिंपली पॉलिशिंग से, मतलब या तो पॉलिशिंग कर सकते हैं या तो ऑयलिंग कर देंगे। ठीक है, पॉलिशिंग के थ्रू कर सकते हैं, ऑयलिंग के थ्रू कर सकते हैं। और ये ऑयलिंग कहाँ होता है, मशीन पार्ट्स में, मशीनरीज में, मशीनरीज में। तो मशीनरीज में अगर आप ऑयलिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे रफनेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑयलिंग आप मशीनरीज में करोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम लगेगा। फ्रिक्शन कम लगेगा तो हीट जनरेशन भी कम होगा। तो आपका एनर्जी का जो इम्प्रॉपर यूज हो रहा था, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका मेरे को कोई काम नहीं था, वो भी क्या हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा। फ्रिक्शन अगर हम लोग कम करते हैं। चलिए, यहाँ पर वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन और वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन का टॉपिक भी खत्म होता है, और हमारा टॉपिक फ्रिक्शन भी खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।